today's class. Welcome to the class. And students, as you know that we already started our chapter 4, that is executive. RFI. Yesterday we discussed about main points of this executive, like the power and position of president. As you know everybody that I explained that in parliamentary system there is two types of heads. One is government head, one is state head. And here the government head is prime minister, state head is president. As we know that the constitution has given enormous power to the we can say president. President को बहुत सारी powers है, but he is a formal powerful person or formal head of the state. Formally है, actually सारी powers कौन use कर रहा है? It is used by the prime minister. So this is the parliamentary system. Now today here is also a power and position of president. Now we come to understand what are the powers and position of president. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है कि यूनियन जो है, यानी यूनियन मीन सेंटर, उस सेंटर के हेड पर कौन होगा? पीएम होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे. फैक्ट तो समझते जाएंगे. सेंटर के यूनियन जो है वो सेंटर है और सेंटर के हेड जो होगा वो पीएम, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. The prime ministers and councils of ministers will give advice to president for functioning different functions. At that time, whatever the advice is given to president, the president performing the functions according to the advice which is given by the PM and councils of ministers. इस बात को दोबारा समझ लें कि जो भी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट वही फंक्शंस परफॉर्म करेगा, वही करेगा काम जो इन दोनों ने एडवाइस किया है. यहाँ पर एक वर्ड की बात कर रहे हैं, शेल. इस शेल वर्ड के आते ही मतलब समझ में हमें आ गया कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो भी एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को माननी ही होगी. एक कंडीशन ये. दूसरा अमेंडमेंट कहता है कि क्या हर टाइम प्रेसिडेंट को सारी बात माननी है, सारी एडवाइस माननी है? उसकी खुद की पावर कोई नहीं है. उसकी पावर सिर्फ इतनी ही है कि वो उस एडवाइस को रिटर्न कर सकता है, रीबैक कर सकता है टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन. Whatever the advice is given by these councils of ministers, the president has the discretionary power to reback the advice for reconsideration. अब reconsideration क्यों भेजेगा? Sometimes the president feels that it is illegal or some we can say some flaws were there. Flaws means कोई कमियां होगी या यूं कह सकते हैं लीगली नहीं होगा तो उस कंडीशन में वो दे सकता है. And one more thing is there, if that the advice it is not reconsidered in the parliament and sent back to the president, at that time the president has to only sign or follow the advice. उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास कोई और दूसरा तरीका नहीं होता, उसको वो बात माननी ही पड़ेगी, एडवाइस माननी ही पड़ेगी. अगर कोई बिल आता है तो उसको साइन करना ही पड़ेगा. उसके पास और कोई तरीका नहीं है. सिर्फ डिस्क्रिशनरी पावर कहाँ यूज करी? पावर केवल इस वहां तक यूज करी जहां उसने रीसेंड किया उस एडवाइस. क्लियर? तो अब हमारे माइंड में आता है कि प्रेसिडेंट की पावर क्या है? लिमिटेड है. यूजिंग जो पार्ट्स है यानी यूज करने की जो पार्ट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है. एक्चुअली व्हाट वी नो दैट दीज एनॉर्मस पावर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑल टाइप्स ऑफ पावर्स आर गिवन टू प्रेसिडेंट, बट इट इज फॉर्मली गिवन टू हिम. फॉर्मल हेड है वो स्टेट का, इसलिए फॉर्मली है. But where in Lok Sabha, where Prime Minister and councils of ministers has the majority in the parliament, they actually enjoy all these powers. I hope that it is clear to you. अब हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया था कि जो प्रेसिडेंट है उसका रिमूवल क्या होता है और टेन्योर क्या होता है. तो बहुत डिटेल में नहीं है, हम बात करते हैं टेन्योर की. एवरीबडी वी नो कि 5 years टेन्योर है, री इलेक्ट भी हो सकता है प्रेसिडेंट.
सेकेंड थिंग, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को चुना कैसे जाता है, इनडायरेक्ट वे में। एमएलए और एमपीज मिलके प्रेसिडेंट को चुनते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू चुनते हैं, ये सिस्टम है, ठीक है। अब बात आती है इसका रिमूवल कैसे होता है। तो रिमूवल करने का तरीका केवल एक है, व्हाट इज द रिमूवल प्रोसेस, अ रेजोल्यूशन, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रेजोल्यूशन, इम्पीचमेंट मोशन। और एक चीज और मैं बता दूं, हमारी कंट्री में इम्पीचमेंट मोशन से केवल प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को और सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को हटाया जाता है। इसके अलावा और किसी पे इम्पीचमेंट मोशन लागू नहीं होता। इम्पीचमेंट मोशन में क्या होता है, दिस इज इन हिंदी, व्हाट इज द कॉल्ड इम्पीचमेंट मोशन इन हिंदी, महाभियोग आदेश। इसमें भी प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स है, उसको 14 डेज का टाइम दिया जाता है, वो अपना पक्ष रख सकता है, अपना साइड रख सकता है, अपने फेवर में कर सकता है, तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है। अब इम्पीचमेंट मोशन को पास होने, सबसे पहले तो इस रेजोल्यूशन को किसी भी हाउस में लाया जा सकता है विद अ सिंपल मेजोरिटी, फिर उसके बाद इसको पास होने के लिए स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस एंड इवन द स्टेट लेजिस्लेचर्स मेंबर्स, इट रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल। और लेकिन आज तक मैंने पहले भी कहा था, इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है इम्पीचमेंट मोशन। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की पोजीशन क्लियर हो रही है, यहाँ पर प्रेसिडेंट की कुछ जो कह सकते हैं कि पावर क्लियर हो रही है। अब थोड़ा और हम इस चीज को समझेंगे कि हमें एक बात समझ में आई कि सारी का सारा प्रेसिडेंट that it work accordingly to the advice given by the council of ministers, as we know everybody. But some discretionary parts are also given, like we can say in which he can use his mind, in which we can say that he use his own power in that. There is no need of, nobody will give some advice or suggestion in that cases. What are these cases? Now we will discuss. What are these cases like discretionary part? First of all, we see that the president, in like we know that president is not attend the meetings of both the houses. ना वो राज्यसभा की मीटिंग में बैठता है, ना लोकसभा की मीटिंग में बैठता है, लेकिन ये उसका अधिकार है, उसकी पावर है that he should be informed whatever the proceedings were there, कि जो भी प्रोसीडिंग्स हुई, जो भी मीटिंग्स में बातचीत हुई, जो भी डिसीजंस हुए, वो सब प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना किसकी ड्यूटी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की और प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड, पीएम ऑल्सो फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर। अगर प्रेसिडेंट कोई चाहता है, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है कि लोकसभा राज्यसभा में क्या हुआ, ओपोनेंट पार्टी ने क्या किया उस सिचुएशन में, या कोई बिल आया, बिल तो वैसे भी लॉ प्रेसिडेंट के पास आएगा, या कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग्स हुई जहां पर उस रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन मांगता है, तो इट्स द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर भी इसकी पावर हमें समझ में आई कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये ड्यूटी पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है कि वो उसको इन्फॉर्म भी करे। तीसरी चीज हम क्या देख रहे हैं, he also expressed his views in written to prime minister and sent to the parliament in what conditions, in what situation, on matters confronting the country. Confronting the country means here whenever the disputes are there between some nations or different countries on the border, at that time whatever the decisions are taken in the houses, and on the other hand President also has a discretionary power to express his views, express his suggestions in written to send to the parliament. तो ये भी तो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर हो गई कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो भी प्रेसिडेंट जो है अपनी एडवाइस और सजेशंस को लिखकर भेज सकता है। क्लियर? चलिए, ये तो हमारी एक जनरल एक आइडिया हुआ कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है किस किस उसमें जिसे कहते हैं कन्फाइंड एरिया में। अब कुछ लार्ज स्केल पे हम 3 सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं जहां पर डिस्क्रिशनरी पावर्स को प्रेसिडेंट यूज करता है। सबसे पहले कंडीशन हमने ये देखी that there are the 3 situations where the discretionary powers are used. So what are these 3 situations? First of all,
as we know, I told you that the president has this power to resend the advice which was given by the council of ministers. यानी कोई एडवाइस दी है तो उनको रीसेंड कर सकता है. अब रीसेंड कर दिया फॉर व्हाट? ही रीसेंड द एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन. अब रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया. लेकिन सेकेंड सिचुएशन क्या है? इफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर दे डू नॉट रिकंसिडर ऑल दीज एडवाइस एंड मैटर्स एंड दे रीसेंड सेम एज द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट इट. कि उस समय केवल राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? उस एडवाइस को मानना पड़ेगा. देखो ये फैक्चुअल चीजें हैं, इसे हम बदल नहीं सकते. दिस आर फैक्चुअल. तो उस कंडीशन के अंदर प्रेसिडेंट को उस एडवाइस को मानना ही होगा, चाहे वो उसका मन माने या ना माने. बिकॉज इट इज इन आर रिटन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. देयर इज अ डिस्क्रिशनरी पावर बट लिमिटेड. In that situation, the advice is accepted by the president and president has to give assent to those advice. But second is that president also has veto power. What do you mean by this? Veto power का मतलब क्या होता है? Last decision. और last decision president किस पे देगा? Any bill which is produced in parliament and after that it जब स्टैंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट. उसके सिग्नेचर की जरूरत होती है. आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि प्रेसिडेंट जो है जब तक किसी बिल पर साइन नहीं करता वो लॉ नहीं बनता. अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, हमको बात कर रहे हैं. कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में आया है, आपको पता है बिल जो है दोनों हाउसेज में कहीं पर भी आ सकता है. मनी बिल जो है वो केवल लोकसभा में आता है. उस सिचुएशन में जो भी बिल आता है वहां पर एक प्रोसीडिंग्स होती है, डिस्कशन होता है, क्लॉज बाय क्लॉज उसका जो है डिस्कशन होता है. उसके बाद जब सबकी सहमति हो जाती है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, तब वो बिल किसके पास जाता है? एसेंट के लिए, साइन करने के लिए प्रेसिडेंट के पास. अब प्रेसिडेंट की क्या पावर है? प्रेसिडेंट उस बिल को पेंडिंग रख सकता है. ठीक है, प्रेसिडेंट या तो देखो दो सिचुएशन है, उस बिल को पेंडिंग रख सकता है. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पेंडिंग रखने की कोई टाइम लिमिट नहीं दी है. ठीक है, समझ लीजिए आज जो है पार्लियामेंट ने वो बिल सेंड किया है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने पास रख लिया और बहुत दिन तक रख लिया, महीनों तक रख लिया. तो यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा इस चीज के लिए, टाइम लिमिट नहीं है. इसीलिए यहाँ पर एक जो आपके इंस्टांस दिया हुआ है बुक के अंदर ही कि एक बिल जो सेंड किया गया प्रेसिडेंट को, ज्ञानी जैल सिंह थे उस समय वो बिल भेजा गया. वो बिल क्या था? 1986 की बात है. द पार्लियामेंट एंड द बिल किससे रिलेटेड था? कि एक बिल था जिसमें प्रेस की पावर को कर्टेल किया जा रहा था. ठीक है, उस बिल का नाम था बिल का नाम ये था कि कोई उसी से रिलेटेड था. पार्लियामेंट पास द बिल नोन एज द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट. ये बिल था. बिल इट वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड. क्यों क्रिटिसाइज्ड हुआ? क्यों ये बिल क्रिटिसाइज हुआ? कि जहां पर हम प्रेस की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, हम कहते हैं दे शुड बी अनबाइज्ड. प्रेस के पास सारी पावर होनी चाहिए ताकि वो लोगों की बात को जो है पहुंचा सके लीडर्स तक और लीडर्स की बात को पहुंचाए. दिस इज अ मीडिया और प्रेस इज द लिंक बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द गवर्नमेंट. सो दैट्स व्हाई दे क्रिटिसाइज दिस बिल. कि जो पार्लियामेंट में जो बिल हुआ पास, उसका क्रिटिसाइजेशन हुआ कि ये तो प्रेस की पावर को क्या कर रहा है? कम कर रहा है. अब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है. प्रेसिडेंट जो थे उस समय वो ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया. ठीक है, बिल पेंडिंग रख लिया. उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट आ गए, यानी इतना टाइम रख लिया उन्होंने, उस बिल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए उस समय वो आए थे वेंकट रमन. उन्होंने उस बिल को क्या किया? पार्लियामेंट में भेज दिया कंसिडरेशन के लिए. मैंने बोला ना रिकंसिडरेशन हो सकता है. उन्होंने कहा कि नहीं ये बिल मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, आप इसको रिकंसिडर करें. बाई चांस ऐसा हुआ कि उसी टाइम जो है लोकसभा इलेक्शन हो गए, गवर्नमेंट चेंज हो गई. गवर्नमेंट कौन सी आ गई? कोalition गवर्नमेंट आ गई. अब गवर्नमेंट ने दोबारा से जो बिल है वो सेंड किया ही नहीं आगे. पार्लियामेंट में दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए सेंड किया ही नहीं, यानी वो बिल जो है वो पास ही नहीं हुआ. यानी वो बिल क्या हुआ? वो खत्म ही हो गया बिल.
जो कि उस समय ज्ञानी जैल सिंह जो प्रेसिडेंट थे उस समय वो आया था बिल। तो क्या कहने का मतलब है, यहाँ पर प्रेसिडेंट की कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर दिख रही है कि एक बार अगर उसने विटो नहीं दी, उससे फाइनल जो है असेंट नहीं दिया, उस सिचुएशन में अगर वो बिल पास नहीं होता है तो वो बिल की क्योंकि टाइम लिमिट नहीं है तो वो लंबे टाइम तक पेंडिंग रहा और वो बिल पास नहीं हुआ। तो यहाँ पर वेटेज है किस चीज की, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर की, क्योंकि वहां पर वो बिल पास नहीं हुआ तो उसकी वेटेज हमें दिख रही है। लेकिन एट दैट सिचुएशन की अगर ऐसा होता कि क्या सिचुएशन होती कि वो रिकंसिडरेशन के बाद वापस प्रेसिडेंट के पास बिल आ जाता, तब क्या होता, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता, एट लास्ट जो है उसे अपना असेंट देना ही पड़ता। नाउ द थर्ड इज डिस्क्रिशनरी पावर चूजिंग प्राइम मिनिस्टर। देखिए व्हाट इज द सिस्टम इन इंडिया कि हमें मालूम है कि इलेक्शन के थ्रू जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको मेजॉरिटी मिलती है उस मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वो प्रेसिडेंट उसको क्या बनाता है, कॉल करके उनको बुलाता है और अपना मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए कहता है पार्लियामेंट में। उस सिचुएशन में जो है वो वहां का प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को चुनता है। अब मुझे बताइए कि इसमें तो कोई डिस्क्रिशनरी पावर यूज ही नहीं हो रही है क्या? पता है, क्लियर दिख रहा है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी का जो नेता होगा है ना, और उसे जो है प्रेसिडेंट बुलाएगा और उसे पीएम बना देगा। बट where the discretionary power is used by the president in these situations, what are these situations? आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कंट्री के अंदर एनडीए और यूपीए दो तरह की सरकारें बनी, ठीक है। उन एनडीए और यूपीए की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर हमने देखा ये कोalition गवर्नमेंट बनी, बीजेपी की कोalition भी बनी थी और कांग्रेस की भी बनी। उस सिचुएशन के अंदर जब कोalition गवर्नमेंट होती है तो डिफरेंट पार्टीज दे क्लेम देयर मेजॉरिटी इन हाउसेस। वो प्रेसिडेंट को यही कहती हैं कि हमारी जो मेजॉरिटी है वो हाउस में है, और उस समय डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करना पड़ता है प्रेसिडेंट को कि वो किस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाए। केवल कहने से नहीं होगा, उस 10 डेज या 15 डेज का टाइम होता है जहां उस पार्लियामेंट में उनको प्रूव करना होता है कि हमारी मेजॉरिटी है। अब मुझे बताइए कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर देश में कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या है यहाँ पर, स्टेबल एक लीडर है। स्टेबल हमारे देश का एक रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ उसका रोल शुरू होता है। उसका एक फिक्स टेन्योर है जिसे उससे हटाना आसान नहीं है। इन क्राइसिस टाइम में जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरे देश को संभालता है। और एक इंस्टेंस इसमें भी दिया हुआ है कि उस समय की बात है जब कोalition गवर्नमेंट बनी थी। उस कोalition गवर्नमेंट के लिए 1977 की बात है जब नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वर देयर और वहाँ कोalition गवर्नमेंट बनी, तो बीजेपी के पास जो थी वो सीटें थी 251 और जो अदर पार्टीज थी उनके पास 21। और आपको मालूम है कि अगर हम 545 हमारी लोकसभा की सीटें हैं तो उसमें मेजॉरिटी पार्टी के लिए कितनी सीटें चाहिए, 272 + 1, ठीक है, इतनी सीट चाहिए। तो उस कंडीशन में अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी के पास इतनी सीटें नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अब मेजर पार्टी कौन है, बीजेपी है। उसको प्रूव करना होगा, उसको ये बताना होगा कि ये जो पॉलिटिकल अनदर पार्टीज है दे आर रेडी टू कोalition फॉर मेकिंग अ कोalition गवर्नमेंट। उनको वो लिखित में रिटर्न फॉर्म में वो लेटर देना होगा, प्लस within 10 days they have to prove their majority in the parliament। ये कि 10 दिन के अंदर अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना होगा कि आपके पास मेजॉरिटी है, इतनी सीटें हैं, तब वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर हमें क्या जरूरत है, प्रेसिडेंट की। देयर इज अ क्वेश्चन ऑल्सो व्हेन वी सी दैट the criteria of choosing the prime minister is very simple, but we also see that in another situation where the majority parties, different parties, they do not get their majority, any single party they do not get their majority, coalition government is formed. At that condition the president uses discretionary power. And one more question is there, we know that when president is the ceremonial head of the nation, why then we do need a president? तो हमें प्रेसिडेंट की क्यों जरूरत है? We everybody know
that this coalition government is always unstable government. आज तक जितनी भी गवर्नमेंट आई ना हमारे देश की, अगर हम बात करें यूपीए एनडीए जितनी भी गवर्नमेंट आई, कभी भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई। 5 साल का जो टेन्योर होता है वो कंप्लीट नहीं कर पाई। उसके पीछे क्या रीजन? उसके पीछे ये रीजन होता है कि आपको पता है डिफरेंट पार्टीज मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट उनकी आइडियाज होते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है। समटाइम दे एग्रीड और समटाइम दे डू नॉट। तो ऐसी कंडीशन में वो अपना सपोर्ट लेते हैं और सरकार गिर जाती है। तो कोalition गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा ही इनस्टेबल होती है। सेकंड सिचुएशन क्या है कि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करता है, वी नो दिस, और प्रेसिडेंट उनको जो है ओथ जो है शपथ दिलवाता है। उस सिचुएशन के अंदर वी एवरीबडी नो दैट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे सिंक टुगेदर, दे स्विम टुगेदर, दे ड्रॉन टुगेदर, एक साथ डूबते हैं, एक साथ तैरते हैं। अगर सरकार गिर गई, अगर कोalition गवर्नमेंट है वो गिर गई, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो उनकी भी जो है सीट चली जाएगी, वो भी उनके अंदर उनकी भी जो पार्टी की जो गवर्नमेंट में जो उनकी पावर थी वो खत्म हो जाएगी। तो एट दैट कंडीशंस कि जहां पर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपनी सीट छोड़नी होती है, तो प्रेसिडेंट के पास जो दूसरा सिचुएशन आती है वो ये होती है कि उन सीट के ऊपर न्यू अपॉइंटमेंट चाहिए होते हैं। किनके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। नई सरकार बनेगी, नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएंगे, तो प्रेसिडेंट तो वही। इन 5 सालों में जहाँ कोalition गवर्नमेंट 2 बार गवर्नमेंट गिरी, लोकसभा चुनाव हुए, उन कंडीशन के अंदर प्रेसिडेंट तो वही है। तो उस सिचुएशन में हमारे देश को किसने संभाला? जब कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी, जब गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट गिर गई, तो उस सिचुएशन में रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट। इसलिए आज हम ये बात कह सकते हैं जिसका फिक्स टेन्योर है, जो सेरेमोनियल हेड जरूर है, बट इन दी सिचुएशन एक्चुअल हेड हो जाता है। पूरे देश को संभालना, फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड जितने भी आपको पता है उस समय मैटर्स होंगे उसका प्रेसिडेंट डील करता है, यहाँ तक कि ऑर्डिनेंसेस भी डील करता है। लोकसभा को भंग करना, यानी अगर प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी सीट को प्रूव नहीं कर पाता, मेजोरिटी को प्रूव नहीं करता, तो उस सिचुएशन के अंदर भी क्या करना पड़ेगा उसे? उस सिचुएशन में लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो ये सारे फंक्शंस किसके? प्रेसिडेंट। बट ऑन द अदर हैंड द फैक्ट इज ऑल्सो दैट ऑल दीज आर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर होता है, लेकिन उस सिचुएशन में जहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, द प्रेसिडेंट की रिप्रेजेंटेटिव होता है। So these are the discretionary parts we just discussed thoroughly. Now there is a one topic also, the role of vice president. देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति, वो अभी कौन है? हाँ दिव्यांशी, who is vice president? मैम क्या हुआ? नहीं पता? नो प्रॉब्लम, चलिए। यस कृतिका, चलिए, नो प्रॉब्लम इज दैट। नहीं पता तो कोई बात नहीं। देखिए अभी जो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है वेंकैया नायडू, और अभी वो एक्स ऑफिसियो भी है राज्यसभा के। अब आपको यही चीजें मुझे क्लियर करनी है क्या है। देखो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, वी कैन से कि आफ्टर प्रेसिडेंट द पोस्ट इज वाइस प्रेसिडेंट, and vice president is also elected like a president. The same process is followed in this. Indirectly it is elected, and also the system of single transferable vote. But what one exception is there. क्या exception है कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स होंगे वो नहीं होंगे। जबकि हमने क्या देखा था कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था उनमें एमपीज और एमएलएज दोनों ही होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है कि केवल जो स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं उनके मेंबर्स नहीं होते हैं, एमएलएज जो है वो नहीं होते, एमपीज होते हैं। ठीक है, टेन्योर 5 इयर्स का होता है इनका भी,
और इनकी जो पावर्स है, वाइस प्रेसिडेंट की बहुत वास्ट उसमें नहीं है पावर्स, कुछ इनको भी पावर्स दी गई है, और स्पेशली तब वो रिप्रेजेंट करते हैं जब प्रेसिडेंट जो है एनी रीजन कि वो सीट वैकेट हो जाए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई रेजिग्नेशन का रीजन हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि उनकी डेथ का रीजन हो सकता है, वट एवर द रीजन आर देयर। तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की जो पावर्स है उनको यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब हमें इसे समझना है, एक्स ऑफिशियो इसका क्या मतलब होता है? मीन्स ही इज ऑल्सो वर्चुअल हेड ऑफ द कमेटी और बोर्ड। और समझ तो इसको कि हमें मालूम है कि जैसे हमने कहा प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग, जो नीति आयोग जो है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक है, हिंदी में कहते हैं पदेन सभापति। और ये जो होता है उपराष्ट्रपति, वो भी राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो होता है। इसका मतलब ये होता है कि इनकी पोस्ट मिलते ही, यानी वो उपराष्ट्रपति है तो उनकी पोस्ट उनको मिल गई, प्रधानमंत्री उनको उनकी पोस्ट मिल गई। अब ये ऑटोमेटिकली ये जो पावर है राज्यसभा का, मतलब जो राज्यसभा की जो भी मीटिंग्स होती हैं उन सबको कंडक्ट कराना और उनको जो है चेयरमैनशिप देना, ये सारी पावर्स उस और उपराष्ट्रपति बनते ही उनमें अपने आप ही आ जाती है, उन्हें अलग से कोई इलेक्ट नहीं किया जाता। तो एक एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि जो चेयरमैन के बराबर उनकी जो है पोस्ट होती है, वो वर्चुअल होते हैं, बट दे कंडक्टेड ऑल द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट एंड काउंसिल। क्लियर? तो ये है एक्स ऑफिशियो। और उनका जो रिमूवल है, जो वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है, उनका भी रिमूवल बिल्कुल वही प्रोसेस है इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू एंड अदर्स ऑल्सो, कि वहां पर टू जो मेंबर्स हैं, अगर राज्यसभा में वो क्लियर होगी मेजोरिटी उनकी, तो वो लोकसभा में मिल जाएगी और वहां से होने के बाद जो है उन्हें हटाया जाएगा। इससे पहले जो रहे काफी टाइम तक हामिद अंसारी रहे, और अब जो है ये है। तो कुल मिला के वाइस प्रेसिडेंट की बहुत ज्यादा वास्ट आपके इसमें सिलेबस में नहीं है कि क्या पावर्स है कुछ है, वट एवर द थिंग्स आर देयर आई क्लियर्ड ऑल दैट। तो आज जो हमने टॉपिक किया स्टार्टिंग से लेके पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट से, आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट है, क्योंकि बिकॉज वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। First of all, we have to understand the difference between cabinet ministers and councils of ministers. कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या दोनों में फर्क है। उससे पहले कि नया टॉपिक स्टार्ट करें, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, these are elected portfolios are given member of parliament, especially Lok Sabha cabinet। These are cabinet minister, like portfolios I also told you about the department, like finance minister, ना, होम अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री मंत्रालय जिनको दिया जाता है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स में आता है। नेक्स्ट आपके है काउंसिल। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर ऑल्सो इलेक्टेड, portfolios are not given, सेंटर में पोर्टफोलियो नहीं होता है, स्टेट में दिया जाता है इनको, स्टेट पोर्टफोलियोज होते हैं इनके। इसमें से मेंबर्स कम परमानेंट होते हैं, जिसे हम राज्यसभा में कहते हैं परमानेंट मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स होते हैं।
मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा के मेंबर होते हैं। वैसे तो पार्लियामेंट के होते हैं, दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस। आई होप कि समझ में आया होगा। दिस इज वेरी सिंपल। और आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो भी समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क क्वेश्चन। और रिमेनिंग जो टॉपिक है वो मैं कल ही कराऊंगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रेज योर हैंड।